structure of the atom. Today we will study about the structure of the atom. आज हम सीखेंगे कि एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे बहुत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें कि हमें पता चलेगा कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए देखते हैं। ये हो गई एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड हैं। जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन पर होगा माइनस, प्रोटॉन पर होगा प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, चार्जलेस होता है ये न्यूट्रॉन। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो एक वैल्यू है या एक पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, उसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एक मॉडल बताया गया जिसे कहते हैं बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसके पहले बताया गया है रदरफोर्ड मॉडल को, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से रदरफोर्ड मॉडल को समझा देंगे। देखिए, बोर्ड्स मॉडल जो है उसमें एक चीज बात बताई जा रही है कि द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज एक्सप्लेन्ड बाय नील्स बोर। पूरा नाम है इनका नील्स बोर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, the limitation of Rutherford model was explained by Niels Bohr, in 1885 to, इसमें नील्स बोर के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जो है डेटा मतलब लाइफ के बारे में, 1885 से, और उनकी डेथ हुई थी 1962 में। इनका जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुई 1962 में। तो नील्स बोर ने क्या किया था कि जो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया था अपने मेथड के हिसाब से। एंड ही स्टेट दैट ऑल्दो द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू लॉस एनर्जी एज रेडिएशन व्हिच वाज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल, बट इट डज नॉट एक्चुअली लॉस एनर्जी। आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। इन 1913 में नील्स बोर गेव ए थ्योरी। नील्स बोर ने एक थ्योरी दी। 1913 में इन्होंने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी का रीजन क्या था, पर्पस क्या था, किस लिए वो थ्योरी दी गई? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी आगे चल के समझेंगे, जिसको कि 2, 8, 18, 32 इस मेथड में बांटा गया है इलेक्ट्रॉन को। तो इसके बारे में जो पहला कॉन्सेप्ट दिया वो नील्स बोर ने दिया इन 1913 में। अब देखिए, अब इसमें मैं स्ट्रक्चर पेपर पहले समझा दें, उसके बाद बताते हैं आगे। थोड़ा सा जहाँ पे ना समझ गया वहाँ पे आप बुक में देखते रहिएगा। देखिए, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम समझें, एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ये सेंटर कहलाता है न्यूक्लियस। इसको कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो चार्जलेस होता है। अब बचा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में,
बाह्य कक्षक में जो बाहर की जो शेल है, जो बाहर की कक्षक है, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा माइनस में होगा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी जो है यूनिट है, मात्रक है। तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी बताया गया कि बोर्ड्स ने इन 1913 में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनों को कैसे वितरण किया जाए, उसके बारे में जो थ्योरी दी थी, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें आ रही हैं। देखिए, इन ऑर्बिट्स को क्लासिफाई करके बांटा गया, जैसे K, L, M, N। तो जो पहला ऑर्बिट है उसे n = 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 और चौथे को 4, ऐसे कहा गया। आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो पहला जो ऑर्बिट है उसे K नाम दे दिए, दूसरे को L, K के बाद L, फिर M, उसके बाद N, K, L, M, N, ऐसे हो गया। और सभी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जैसे कि हमें पता करना है फॉर K। अब K जो है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, 2n²। अब इसे K के लिए देखना है तब भी 2n², तो 2 तो 2 रहेगा। n की वैल्यू फॉर K के लिए 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, 2 1 = 2। और इसके बाद अगर हम देखेंगे L के लिए, तो यहाँ देख लेते हैं आगे। देखिए, जैसे कि फॉर L, तो L के लिए क्या होगा, वही 2n²। 2 × L के लिए देखिए, n की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 × 4, 4 2 = 8। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन K के लिए आया 2, L के लिए आ गया 8। इसी तरह से आप करेंगे M के लिए, फॉर M, तो M के लिए होगा 2n², 2 × 3²। 3 क्यों, क्योंकि M में n की वैल्यू 3 है। 3² का मतलब 9 × 2, 9 × 2 = 18। और इसी के बाद देखेंगे जो N के लिए है, N के लिए करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 2 × 4², तो 2 × 16 = 32, ये आ जाएगा 32। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल सिंपल में अगर समझना हो तो ये समझेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होना, डिस्ट्रीब्यूट होना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हमें पता हो कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे पता होता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 1 2 3 4 5, ये जो है ये सभी है एटॉमिक नंबर। आप जानें कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 क्या है, एटॉमिक नंबर, तो यही 1 जो है एटॉमिक नंबर भी है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। उसी तरह से हीलियम का 2 है, तो 2 एटॉमिक नंबर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 प्रोटॉन भी है। लिथियम में 3 है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन भी 3 होगा। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा और प्रोटॉन भी 4 ही होगा। और बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5, तो इलेक्ट्रॉन भी 5 और प्रोटॉन भी 5।
यानी कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो बचा न्यूट्रॉन, ये होता है मास माइनस इलेक्ट्रॉन। यानी मास में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को माइनस करने पे पता चलेगा तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जो भी हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हमें बांटना है 2, 8, 18, 32 के अकॉर्डिंग। तो कैसे बांटेंगे, देखिए ये तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 की ही जगह है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2, तो इसको 2 लिख सकते हैं। अब है 3, तो 3 लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2, 8, 18, 32 यानी कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2, जो बचेगा 1 वो अगले ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर इसमें होगा 2, 2, 2, 3, ऐसे होगा कहाँ तक, 2, 8 यानी कि नियॉन तक, 10 तक। अब हम देखते हैं सोडियम से फिर कैसे होगा, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम होता है 11, तो 2 लिखती है, उसके बाद 9 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे 8, तो 8 तो 10 हो गया, 1 बचेगा उसको लिख देंगे। तो 8, 10, 2, 12, ये कहाँ तक होगा, 2, 8, 8 यहाँ तक आएगा, यानी कि आर्गन 18 तक। इसके बाद अगर आप जहाँ मान लेते हैं कैल्शियम या फिर पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, तो होगा 2, 8, 10, 10, 9, 19, क्योंकि 18 होता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे 8, 1 करेंगे, 2, 8, 8, 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के कुछ रूल्स होते हैं, और जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रुप और पीरियड को क्लासिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक तो मेथड ये हुआ, इसके बाद हम अगले मेथड को जब समझेंगे तो उसमें हमें समझना पड़ेगा SPDF मेथड क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना ये मस्ट है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हमें वैलेंसी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये नहीं पता चल पाएगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन सभी को समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को खूब अच्छे से समझना होगा। आप एक बार फिर से वीडियो को फिर से देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हमने बताया कि मान लिया कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्लेस तो ये है बाहरी कक्षाओं में होना, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। तो इसमें भी नाम रखे गए थे ना, पहला N1, N2, N3 एंड N4, K, L, M, N, ऐसे ऑर्बिट होते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n², K में भी होगा, L में भी होगा, M में भी होगा, N में भी होगा। कैसे होगा, अभी 2 मिनट पहले बताया था, फिर से आप करके देख सकते हैं ना बैक में जाके। तो इसका रीज़न क्या आ रहा है कि 2, 8, 18, 32, this type of electron distribution is also known as electronic configuration of electron. अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की खोज। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, और इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से और समझना होगा, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करें हाइड्रोजन टू जिंक तक, 1 से 30 तक, 1 to 30 एटॉमिक नंबर जो है उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें और फिर दिखाएं, करके सेंड करें कि आपने कैसे किया। जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बताएं, उनको समझा दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक काम करेंगे, ये समझना होगा कि हम जो पीरियोडिक टेबल है
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड कैसे पता करेंगे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड फाइंड करना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना मस्ट है, तो इसका तो 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2 1। देखिए जो लास्ट ऑर्बिट होगा वही कहलाता है ग्रुप नंबर। तो ये पहले ग्रुप का हो जाएगा, ये दूसरे ग्रुप का नहीं होगा, 2 है लेकिन दूसरे ग्रुप का नहीं होगा, ये लास्ट ग्रुप का होगा। जैसे 8 ग्रुप या 0 ग्रुप रहते हैं जिसमें कि नोबल गैसेज आती हैं, और लिथियम में लास्ट में 1 आ रहा है तो ये फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। अब हम किसी एक में आपको समझाते हैं। देखिए पहले ग्रुप समझेंगे उसके बाद पीरियड। जैसे मान लेते हैं सोडियम, या तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो हो जाएगा 2 and 6, 2 6 मीन 8। अब उसके बाद 6 जो लास्ट में आ रहा है इसका मतलब है ग्रुप नंबर। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगा? ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में होगा जहाँ पर लास्ट वाला नंबर होगा, ये 6 ग्रुप में होगा। और 6 ग्रुप आप देखें तो ग्रुप ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। तो यहाँ होगा कि यहाँ या यहाँ कहाँ पर होगा? तो देखिए 1 2 कॉन्फ़िगरेशन दूसरे ऑर्बिट में गया KL, तो 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दूसरे पीरियड का है। 1 2 पीरियड ऐसे नहीं लेंगे, 1 2 तो दूसरे पीरियड का है। 6 ग्रुप सेकेंड पीरियड। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है सोडियम, यानी कि 11, तो लिखेंगे 2 8 1, और तो 10 11, तो लास्ट में 1 आया, इसका मतलब इसका ग्रुप फर्स्ट है। और पीरियड कौन सा है? 1 2 3, तीसरे पीरियड का, पहले ग्रुप का तीसरा एलिमेंट। तो ऐसे ही आपको हाइड्रोजन से जिंक तक ग्रुप और पीरियड को भी समझना है कि ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको देखना है। एक एग्जांपल और बता देते हैं बस। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 17, तो आपको करना है 2 8 7, तो 8 10 17। तो लास्ट का जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 7 है, और इसी मतलब का 7 का मतलब हो जाएगा ग्रुप। पीरियड कैसे फाइंड करते हैं? देखना पड़ेगा, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो पीरियड नंबर आ जाएगा 3। We know that very well about the halogens which have 7 electron are 7 groups। जो 7वें ग्रुप में होते हैं उनका दूसरा नाम है हेलोजेंस। तो अगर वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेलोजेंस? हेलोजेंस मीन्स ग्रुप 7 एलिमेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं कैसे क्या होगा।